30 जनवरी 2026 को रात को 9 बजे दो पति पत्नी अपने घर से महज 300 मीटर की दूरी पर घूमने टहलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद उस तरफ से एक आवाज आती है जोर जोर से, बचाओ हमें किसी ने लूट लिया है। ऐसे जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं और जब आसपास के लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर दोनों पति पत्नी धराशायी पड़े हुए थे और उसके बाद फौरन से पुलिस को बुलाया जाता है और साथ में डॉक्टर और एम्बुलेंस भी बुलाई जाती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो समझते हैं कि लूटपाट का मामला है, लेकिन जैसे इस केस पर पुलिस वाले आगे काम करते हैं तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिस सच्चाई को सुनने के बाद जिन लोगों ने उन्हें पहली बार देखा था वहां पर पड़े हुए, वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और साथ में लोगों के घर वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर एक थाना पड़ता है सदुल शहर। वहीं पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है अंजू, जो कि अब शादी की हो गई है और उसके माता पिता उसके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है आशीष, जो कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहा करता था और सर्वगुण संबंध था, यानी कि उसके पास कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से घर वालों को ये लगे कि ये लड़का अंजलि के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो लोग अपनी बेटी की शादी 30 अक्टूबर 2025 को आशीष से करा देते हैं और आशीष के साथ शादी होने के बाद अंजलि दुल्हन बनकर आशीष के घर में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद जो अंजलि है वो अच्छी तरह से रहने लगती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है, अपने पति से प्यार किया करती है और पूरे परिवार के साथ घुल मिलकर रहा करती है। आशीष का जो परिवार था वो 16 लोगों का था अंजलि को मिलाकर और सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अंजलि अपने मायके भी आती है कई बार और उसके बाद वापस वहां पर जाकर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी। जब शादी को लगभग 1-1.5 महीना बीत जाता है तो उसी दौरान अंजलि अपने पति से कहने लगती है कि आशीष, मेरा ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का मन कर रहा है, तो क्या मैं श्री गंगानगर में रहकर अपनी पढ़ाई आगे की कंप्लीट कर सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो आशीष होता है वो एकदम से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, अगर तुम वहां पर रहोगी तो मेरा यहाँ पर मन कैसे लगेगा, मैं तो तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ और कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक है। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो भी इस बात में हामी भरती है, कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और बीतते बीतते समय आ जाता है 15 जनवरी 2026 का। 15 जनवरी 2026 को जो अंजलि होती है वह अपने मायके जाती है और मायके कुछ दिन रहने के बाद वहां से वापस भी लौट आती है। धीरे धीरे 30 तारीख आती है और 30 तारीख को शाम के समय अंजलि अपने पति से कहने लगती है कि चलो ना घूमने टहलने के लिए चलते हैं। अक्सर जो अंजलि है वो रोज शाम को अक्सर ऐसे निकल जाया करती है अपने पति के साथ और वो लोग धीरे धीरे घूम टहलकर वापस से अपने घर लौटाया करते हैं। रात के तकरीबन 8:30 बजे हुए थे और 8:30 बजे जब अंजलि अपने पति से कहती है कि घूमने टहलने के लिए चलते हैं तो उसके बाद पति भी उसके कहे अनुसार उसके साथ चलने लगता है। अंजलि और आशीष दोनों के दोनों एक सुनसान सड़क पर घूमा टहला करते हैं और वहीं पर वो लोग आज भी जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अचानक से अंजलि जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि बचाओ, डकैत आ गए हैं और हमारी जान को बचा लो। इस बात को कहकर वह एकदम से चुप हो जाती है और वहां उस सड़क के आसपास जो लोग थे जो और वहां पर घूम टहल रहे थे वो लोग इस आवाज को देखते हैं तो एकदम से वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद देखते हैं कि अंजलि और उसका पति दोनों के दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं। इसके बाद वो लोग फौरन से पुलिस को फोन करते हैं क्योंकि इन लोगों को चोटें भी लगी हुई थी और जैसी पुलिस आती है तो वो लोग फौरन से इन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो अंजलि है वो तो पूरी तरह से बेहोश थी, इधर जो उसका पति था उसको भी बेहोशी मान रहे थे वो लोग। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब को जाकर दिखाया जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कह देते हैं कि यह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से पता लगाया जाता है कि इनके माता पिता कौन है और उनको भी वहां पर बुला लिया जाता है। आशीष के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और जब ये सुनते हैं कि उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है तो वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। पुलिस वालों से पूछने लगते हैं कि साहब क्या हुआ, क्या हुआ था। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, देखने से तो लग रहा है कि लूटपाट का मामला है, क्योंकि आपकी बहू के जितने भी कीमती जेवर थे वो सारे के सारे गायब हैं। अब वो एक बार होश में आए तो पता चले कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि वही बता सकती है और तो कोई वहां पर था ही नहीं।
इसके बाद अंजलि का वेट किया जाता है और जैसे ही अगले दिन यानी कि 31 जनवरी 2026 को अंजलि को होश आता है तो उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान अंजलि बताती है कि साहब 3 लोग थे और तीनों ने आकर पहले तो मेरे पति पर हमला किया और उसके बाद मेरे सारे जेवर लूट लिए और जाते जाते मुझे भी चोटिल करके चले गए। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि जब पहले तुम्हारे पति पर हमला किया था तो उसी टाइम पर तुमने ये चिल्लाकर ये जाहिर क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास जकेट आ गए हैं और बाद में चिल्लाकर ये जाहिर क्यों किया। तो उसके बाद अंजलि जो होती है वो कहने लगती है कि साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो लोग मुझसे छीना झपटी करने लगे सामान की तो उसके बाद मैं चिल्लाने लगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे ऐसा कर दिया कि जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे अब यहाँ पर होश आया है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले फिलहाल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन इस बात के बारे में सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति है जब भी घबराता है तो कुछ ना कुछ आवाज तो उसके मुंह से निकलती है और वहां पर आसपास लोग थे तो उसके दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। इसी बात को सोचकर पुलिस वालों को न जाने अजीब सा शक हो जाता है और इसी शक के चलते वो लोग अंजलि के मोबाइल की लोकेशन वगैरह और कॉल डिटेल खंगालते हैं। अब जैसे मोबाइल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस वालों के हाथ एक संजय नाम के लड़के का नंबर लगता है जो कि व्हाट्सएप पर था और अंजलि उससे काफी ज्यादा बातचीत किया करती थी। अब जब पुलिस वाले इस संजय को देखते हैं और यहाँ पर उसकी लोकेशन वगैरह निकाली जाती हैं तो कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर वो लोकेशन मैच कर रही थी, यानी कि जब इस पर हमला हुआ था इसके पति पर तब भी वह लोकेशन मैच कर रही थी और जब 15 तारीख को जो अंजलि है वो अपने मायके में गई थी तो वहां पर भी एक बार अंजलि और इसकी लोकेशन एक दूसरे से मैच कर रही थी। तो पुलिस वाले समझाते हैं कि यहां पर कोई ना कोई तो राज है और इसी वजह से सीधा संजय को जाकर उठा लेते हैं। संजय को उठाकर ले आए थे थाने में और उसके बाद अंजलि को भी उठाकर ले आए थे, जबकि अंजलि तो अपने पति के वियोग में बार बार फूट फूट कर रोए जा रही थी और रो रो कर बार बार बेहोश हो रही थी। घर वाले जब ये देखते हैं कि वो उनकी बहू को ले जा रहे हैं तो वो लोग पुलिस वालों से इस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए आप चुपचाप रहिए, थोड़ी देर में आपके सामने असलियत आ जाएगी और हमें इसे ले जाने दीजिए। अंजलि और संजय दोनों को ले जाकर जब थाने में एक दूसरे के आमने सामने बिठा दिया जाता है तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि साहब क्या हुआ, आप लोग हमें इस तरह से क्यों पकड़ कर लेकर आए। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उससे कहने लगते हैं कि देखो अंजलि अब इसमें ना कोई भी फायदा नहीं है, तुम बात को बदलो या कुछ भी करो क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो गया है। तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और उसी वजह से तुमने मिलकर प्लानिंग के तहत इसे रास्ते से हटा दिया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे कैसे हुआ था और क्या कहानी थी, क्या कारण था जो ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ गई। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वह टूटती है और टूटने के बाद पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। कहती है कि साहब आज से 7 साल पहले की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और मैं पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। मैं घर वालों से श्री गंगानगर में रहकर पढ़ाई करने के लिए कहती हूं तो उसके बाद घर वाले भी मान जाते हैं। वहां पर मैं अपनी सहेलियों के साथ एक रूम किराए पर लेती हूं और उसी के अंदर रहकर स्कूल में 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने लगती हूं। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ा करती थी उसी स्कूल के अंदर एक संजय नाम का लड़का भी पढ़ा करता था जो कि हमारी रिश्तेदारी में से आया करता था। अब उसके बाद मेरी और उसकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि रिलेशन में था तो मैं उससे बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है, हम दोनों को ही पता नहीं चलता। उसके बाद हम लोगों के संबंध भी बनने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब संजय भी वहां पर किराए पर रहा करता था और मैं भी किराए पर रहा करती थी तो हम लोग सोचते कि क्यों ना दोनों एक साथ रहे और इसी वजह से मैं अपनी सहेलियों का कमरा छोड़कर वहां से संजय के पास रहने लगती हूं। धीरे धीरे हमारी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो मैं और संजय एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगे थे। मैंने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि जब भी कभी मेरे घर वाले आए तो उन्हें बताना मत कि मैं यहाँ पर नहीं रहा करती, बता देना कि यहीं पर रहा करती है और अभी थोड़ी देर में आ रही है और मुझे इन्फॉर्म कर देना। सहेलियां भी मेरा साथ देती है, सब कुछ इतनी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे इन बातों के बारे में किसी ना किसी को तो पता चल जाता है और ऐसा ही कुछ हमारे रिलेशन के साथ होता है। दरअसल एक दिन माता पिता को न जाने कहां से इस बात पर शक हो जाता है और वो अचानक से मेरी सहेलियों के रूम पर आ जाते हैं। अब जब वहां पर मुझे नहीं पाते तो पूछने लगते हैं कि अंजू कहां गई है। तो उसके बाद वो तरह तरह से बहाने बनाने लगते हैं, कहते हैं कि अभी गई है, कोई मटेरियल लेने के लिए गई है, लेकिन वो लोग मुझे फोन नहीं करने देते सहेलियों को और उसके बाद तरह तरह से सहेलियों से पूछने लगते हैं
जब सहेलियों से ये बात पूछी जाती है कि कहाँ गई, क्या बात है, सच सच बताओ, तो उसके बाद सहेलियां इस बात को बता देती हैं कि वो तो इसी तरह से संजय नाम के लड़के के साथ लिविंग में रहा करती है। अब जब घर वाले ये बात सुन लेते हैं, उनके सामने हकीकत आ गई थी, तो उसके बाद वो लोग मुझे बुलाते हैं और बुलाने के बाद अपने साथ घर ले जाते हैं। कहते हैं कि बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि तुम तो पढ़ाई की जगह कुछ और ही कर रही हो और जो कुछ भी पढ़ाई करनी है तुम घर से करो और यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो लोग मुझे घर पर रखने लगते हैं और उसके बाद अंजलि जो होती है वह घर पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो ये बात होती है कि अंजलि और संजय एक दूसरे के साथ लिविंग में रह रहे हैं, ये बात संजय के घर वालों तक भी पता चल जाती है। अब जब संजय के घर वालों को ये बात पता चलती है तो संजय के घर वाले भी संजय के पास पैसा भेजने से बंद कर देते हैं। अब संजय चूंकि वहां पर रहा करता है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को भी करना चाहता है, तो इसीलिए एक वेटर का काम करने लगता है। इधर जो अंजलि है वो घर के अंदर रहा करती है, घर वालों ने उसकी पढ़ाई घर से ही चालू करवा दी है, तो वह घर से पढ़ाई किया करती है। लेकिन संजय से वह अब भी प्यार किया करती है और उससे बातचीत किया करती है। बातचीत के दौरान वह कई बार चुपके चुपके मिला भी करते हैं। संजय वेटर का काम किया करता है और उन्हीं पैसों से पढ़ाई लिखाई भी किया करता है और साथ में अपना जीवन यापन भी कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ घर वालों को महसूस होता है कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यही सोचकर माता पिता जो होते हैं 2025 में अक्टूबर के महीने में स्टार्टिंग में उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से एक आशीष नाम का लड़का मिल जाता है और उससे उसकी शादी करा देते हैं। अंजलि बताती है कि साहब शादी के बाद जब मैं इस घर के अंदर आई थी और यहाँ पर मेरा पति मुझे प्यार किया करता था, तो मैं सोचने लगती हूँ कि क्यों ना आशीष को भुला दिया जाए और उसे भुलाकर अपने पति के साथ जीवन को जीने लगती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मैं अपने मायके भी जाया करती हूँ और वहां पर जाने के बाद मुझे संजय की याद आती है और मैं उससे बातचीत करने लगती हूँ। फोन पर हम दोनों की बातें होती हैं और बातें होने के बाद मैं सोचने लगती हूँ कि क्यों ना मैं श्री गंगानगर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरा पति मुझसे प्यार किया करता है और वह इस बात के लिए मना नहीं करेगा। ऐसा ही सोचकर मैं आशीष से इस बारे में पूछती भी हूं कि अगर वो हामी भर ले तो उसके बाद मैं गंगानगर में रहकर पढ़ाई करूंगी और उसके बाद जो संजय होगा उससे मिलजुल सकूंगी और उसके साथ अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आशीष इस बात के लिए मना कर देता है और उसके बाद जब 15 तारीख को मैं वहां पर जाती हूं तो वहां पर जाने के बाद मुझे महसूस हो जाता है कि संजय के बिना मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकती। इसी वजह से मैं संजय से कहती हूँ कि अब क्या करें, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वहीं से इन लोगों की प्लानिंग होती है। प्लानिंग के तहत जो संजय होता है वह अपने दो दोस्तों को अपने साथ मिलाता है और अंजलि से कह देता है कि उस तारीख को फलानी जगह आ जाना और वहां पर ये सब कुछ हो जाएगा। जब आशीष और अंजलि दोनों के दोनों वहां से उस जगह पर जाते हैं तो संजय और उसके दोनों दोस्त घात लगाकर पहले बैठे हुए थे और जैसे आशीष यहाँ पर आता है तो वो तीनों के तीनों उस पर डंडों से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। ताबड़तोड़ वार करने के बाद जब धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है तो उसके बाद जो संजय होता है वह एक कपड़े से उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। अब आशीष को तो इस दुनिया से विदा कर दिया गया था, लेकिन तभी जो अंजलि होती है वो कहती है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही छोड़ गए तो मुझ पर ही शक जाएगा, तुम ऐसा करो मेरे सारे जेवर ले जाओ और छोटी मोटी खरोंचे अपने आप को लगा लेती है। और लगाने के बाद जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाकर अड़ोसी पड़ोसी यानी कि जो और लोग वहां पर घूम रहे थे उनको यहाँ पर बुला लेती है। खुद बेहोश होने का ड्रामा करती है और ये सारा के सारा भेद पुलिस वालों के सामने खुल जाता है। पुलिस वाले जब इस पूरी बात को उसके घर वालों को बताते हैं तो घर वाले भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। पुलिस वालों ने संजय और उसके दोस्तों को और साथ में अंजलि को सलाखों के पीछे डाल दिया है मामला दर्ज करके, और आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा। बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो आशीष के बारे में? आशीष जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। क्या अंजलि ने सही किया या गलत किया? अगर उसे विरोध ही करना था तो क्या वो शादी से पहले नहीं कर सकती थी? घर वालों से बोल देती कि मैं शादी करूंगी तो संजय से करूंगी वरना नहीं करूंगी, या फिर घर से भाग ही जाती। आशीष बेचारे को इस तरह से इस दुनिया से क्यों विदा कर दिया? बाकी जैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम है राम बहादुर थापा जी का। वो लिखते हैं कि कितना गलत किया, इस तरह से नहीं काटना चाहिए था, समझा के छोड़ देना चाहिए था।
सही कह रहे हो राम बहादुर जी। छगनदास खाड़ा बांध राजस्थान से हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। हृदय राम जी लिखते हैं नाइस, तो हृदय राम जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और दुर्योधन भाई जी हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राम बहादुर थापा जी भी हैं, वो भी कहते हैं सर आजकल आपकी कहानी कम आ रही है, मैं आपकी वीडियो आने का इंतज़ार करता हूँ। तो राम बहादुर जी थोड़ा परिवार में एक शादी थी तो उसको अटेंड करने में ये दिक्कत हो गई है, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। हमारे साथ है मुनमुन श्रीवास्तव जी, लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी थी, इससे हर आदमी को सीख लेनी चाहिए। इसमें दोनों परिवार बर्बाद हो गए हवस के चक्कर में, यही सब होता है, इससे बचे रहना चाहिए। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से। तो बिल्कुल मुनमुन श्रीवास्तव जी आप सही कह रहे हो। ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि राम राम जीतू भाई, कैसे हो आप? ओम प्रकाश गर्ग, बाड़मेर राजस्थान से हूँ। तो ओम प्रकाश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो? गणेश वर्मा जी लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी थी, इससे हर आदमी को सीख लेनी चाहिए। दोनों परिवार बर्बाद हो गए हवस के चक्कर में, इससे सब बच के रहिए। जय श्री राम, जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी है। तो गणेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।